वालेकुम। आज जो है हम ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ ये पढ़ेंगे। हमें जनरल कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए और वो जनरल कंसेप्ट क्या है। हमें पता है कि हम जो खुराक खाते हैं वो आती है इंटेस्टाइन में, तो ये आपकी इंटेस्टाइन है। इस खुराक के अंदर ग्लूकोज होता है, लेकिन ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। मिसाल के तौर पर ये स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है, पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में हो सकता है। पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे ग्लूकोज जो हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अब ये इस फॉर्म में तो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब नहीं हो सकता ना, तो पहले आपको इस कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। और वो सिंपल फॉर्म क्या है इसकी? मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज। तो आपने इन ग्लूकोजों को अलग करना है। इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो एंजाइम यहाँ पे इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, और उस एंजाइम का नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। वो इन ग्लूकोजों को अलग करता है, तो ये ग्लूकोज अलग अलग हो जाते हैं, और फिर जब ये अलग अलग हो जाते हैं फिर ये अब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ पे आते हैं? ब्लड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंजाइम यूज़ हुआ अल्फा ग्लूकोसाइडेज, यहाँ से ये ब्लड में आते हैं। तो इस तरीके से आपकी खुराक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थी वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गई इनटू सिंपल फॉर्म, अब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की एक मिसाल ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, ठीक है, फ्रुक्टोज है, ये सारे मोनोसेकेराइड है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, अब्जॉर्बेबल। तो ये अब्जॉर्ब हो गए, तो ये आपके आ गए ब्लड में। एक तो इस तरीके से ब्लड में ग्लूकोज आता है। दूसरा तरीका क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज आने का? वो है लीवर का। लीवर जो है, लीवर के पास ये ताकत होती है, एक तो इसने ग्लूकोज स्टोर किए हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, तो ये ग्लूकोज इसके अंदर स्टोर है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। तो ये जो इंसुलिन लीवर के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज है जिसको हम ग्लाइकोजिन कहते हैं, लीवर इस ग्लाइकोजिन को तोड़ सकता है और इससे ग्लूकोज रिलीज कर सकता है, और ये ग्लूकोज भी आ सकती है ब्लड में। ये हो गया। इसके बाद लीवर के पास एक ये भी ताकत होती है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब? नया ग्लूकोज बनाना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। मिसाल के तौर पर लीवर ने अमाइनो एसिड को पकड़ा, लीवर ने फैटी एसिड को पकड़ा, और बायोकेमिकल रिएक्शंस हुए और इनको कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लूकोज, नया ग्लूकोज बन गया ना। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस ग्लूकोज को भी वो ब्लड में बेच सकता है। तो ये तीन तरीके आपके पास हो गए कि इन तीन तरीकों से आपके ब्लड में ग्लूकोज आता है। अब ये ग्लूकोज जब ब्लड में आया हुआ है, ये जाएगा किधर? ये किस लिए होता है? यही ब्लड वेसल, ये मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ये आपका बॉडी का एक सेल है, कोई भी सेल, लेट्स सपोज मसल सेल। अब मसल को काम करना है, काम करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इसको ग्लूकोज से मिलेगी, तो इसको ग्लूकोज चाहिए। तो ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज हैं, ये इन मसल के सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर कैसे घुसेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक ख़ास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं GLUT, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, और इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की मदद से ये ग्लूकोज जो है ये ब्लड से निकल के इस सेल में आ सकते हैं, सेल इनको यूज़ कर सकता है और सेल जो है अपना काम चला सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर हैं ये किसने लगवाए? ये लगवाता है इंसुलिन। तो लीवर के राइट साइड पे लीवर है ना, तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये आपका स्टमक है ना, और ये नीचे ड्यूडिनम का सेकंड पार्ट होता है। यहाँ पर होता है पेनक्रियास, ये पेनक्रियास है।
ये पेनक्रियास का हेड है और ये टेल है। बहरहाल पेनक्रियास, अब पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं। कौन से सेल? बीटा सेल। और वो बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करते हैं। तो लेट्स सपोज इन बीटा सेल्स ने, लेट्स सपोज ये बीटा सेल्स हैं पेनक्रियास के अंदर, और यहाँ से रिलीज होता है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड में जाता है और ब्लड के ज़रिए से आता है हर सेल के पास। तो इस सेल के पास भी इंसुलिन आ गया, तो ये आई में लिख लूँगा, ये इंसुलिन है यानी आई, ये आएगा और वो इस सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, लेट्स सपोज ये डीएनए है, ये इंसुलिन आएगा और ये इसके डीएनए में घुस जाएगा और डीएनए को कहेगा कि तुम्हारे अंदर वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को बनाने के लिए भी और इसको ऊपर इंस्टॉल करने के लिए भी, वो स्विच ऑन करो, वो एक्टिवेट करो। तो वो जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, वो जीन अमीनो एसिड बनाएंगे, उन अमीनो एसिड से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर बनेगा और इस तरीके से ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर इधर आके सेल के सरफेस पे अटैच हो जाएगा। जितने ज़्यादा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होंगे उतने ज़्यादा ब्लड से इसके ज़रिए से ग्लूकोज जो है वो इस सेल के अंदर इंटर होंगे। तो इंसुलिन इस तरीके से आपके ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के इसको सेल्स के अंदर डालता है। ठीक है। अब आते हैं डायबिटीज़ की तरफ। डायबिटीज़ में क्या हो जाता है? डायबिटीज़ में दो काम हो जाते हैं। एक काम तो या ये हो जाता है, डायबिटीज़ फिर हमारे पास दो तरह का है मेनली, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? पेनक्रियास ख़राब होता है, तो यहाँ से इंसुलिन ही नहीं निकलता। तो जब इंसुलिन नहीं निकलेगा ये सारा काम होगा नहीं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगेंगे नहीं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगेंगे नहीं तो ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में नहीं आएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूमता रहेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाएगा। इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं ना, कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए। तो एक तो ये डायबिटीज़ हो गई, इसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और ये बचपन से होता है। बच्चे में अगर डायबिटीज़ होगी वो टाइप 1 होगी। टाइप 2 35-40 साल के बाद होता है। उसमें क्या हो जाता है? टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा होता है, लेकिन इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन आया था और इंसुलिन के रिसेप्टर थे, इंसुलिन ने जो है वो उन रिसेप्टर के साथ पहले इंसुलिन बाइंड हुआ था, फिर अंदर किया था और फिर डीएनए को उसने स्टिमुलेट किया था और जीन्स को स्टिमुलेट किया था। इस तरह था ना। तो ये रिसेप्टर मिसाल के तौर पर ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। वो वैसे ही जनरली उसके लिए समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये क्या हो गया? अच्छा, टाइप 2 में क्या होता है? ये जो इंसुलिन के रिसेप्टर है ना, लेट सपोज ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, ये जिसके साथ इंसुलिन बाइंड होता है, ये ख़राब हो जाता है। अब इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि आगे जाके ये अंदर इंटर ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं कर पा रहा, इफेक्ट ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो अगेन जब इंसुलिन अपना असर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तब भी ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर सेल के ऊपर नहीं लगेंगे, ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा, ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही जमा रहेगा, ज़्यादा हो जाएगा, इन डायबिटीज़ हो जाएगी। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो मेनली आपके पास टाइप 1 जिसमें मसला पेनक्रियास में होता है और टाइप 2 जिसमें मसला इंसुलिन के रिसेप्टर्स में होता है। ये अब हम जब इस बंदे की ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा? हम कहेंगे भाई हमारा और किसी काम से लेना देना नहीं है, हमने ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करना है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ है ना, तो ये क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि जितना ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा उतना ये ब्लड वेसल की दीवारों के अंदर घुसेगा और ब्लड वेसल की दीवारों को डैमेज करेगा और ब्लड वेसल्स को की स्टेनोसिस करेगा, जिससे मसले होंगे जैसे MI। अगर कोरोनरी आर्टरीज की दीवारों के अंदर ग्लूकोज डिपॉजिट हो जाए
और जिसकी वजह से आर्टरी की दीवारें मोटी हो जाएं और आर्टरी का लुमेन तंग हो जाए तो हार्ट को तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो एमआई हो सकता है। इसी तरह किडनीज में नेफ्रापैथी हो सकती है, किडनी डैमेज हो जाती है, स्ट्रोक का ख़तरा होता है। क्यों? ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली हाई है। तो हमने कहना है कि भाई जो भी हुआ हो, हमारा टारगेट ये होगा, हम ऐसी दवाइयाँ यूज़ करेंगे और सब दवाइयों का टारगेट यही होगा कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर दे, किसी भी तरीके से कम कर दे, लेकिन कम कर दे, टारगेट यही होगा। अब इसके लिए हमारे पास जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, ये काम अचीव करने के लिए, कौन सा काम? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करना, नॉर्मल पे लाना। हाई है ना, ग्लूकोज के मिकदार को ब्लड में नॉर्मल पे लाना, हाई से इसको नॉर्मल पे लाना, नॉर्मल मिकदार पे लाना। उसके लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करेंगे वो हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हैं। पहली कैटेगरी है सेंसिटाइज़र या इंसुलिन सेंसिटाइज़र। ये वो ड्रग्स हैं जो कि इंसुलिन, बल्कि इंसुलिन सेंसिटाइज़र से पहले हमारे पास इंसुलिन सिक्रीटोगाग्स हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो पेनक्रियास के पास जाती हैं और वहाँ से ज़बरदस्ती ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन रिलीज़ करवाती है। ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होगी तो वो आएगी, ज़्यादा रिसेप्टर लगवाएगी तो ज़्यादा रिसेप्टर लगवाएगी तो उनके ज़रिए से ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड से निकलेगा और सेल में दाखिल होगा तो ब्लड में ग्लूकोज कम होगा। तो ये वो ड्रग्स हैं जिनको हम सिक्रीटोगाग्स कहते हैं, यानी जो इंसुलिन की सिक्रीशन करवाती है। इसमें आपके पास कौन कौन से आते हैं? सल्फोनाइल यूरिएस का ग्रुप आता है और मेग्लिटिनाइड्स आते हैं। ये दो सिक्रीटोगाग्स हैं। क्या मतलब? पेनक्रियास के पास ये जाते हैं और वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट करवाते हैं। दूसरे हैं इंसुलिन सेंसिटाइज़र। ये जाते हैं और इंसुलिन के रिसेप्टर्स को शाबाशी देते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर्स की तादाद को बढ़ाते हैं। तो जितने ज़्यादा इंसुलिन के रिसेप्टर्स होंगे उतना ज़्यादा इंसुलिन अच्छा काम करेगा। काम इसका क्या है? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर लगवाना। तो जब इंसुलिन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो इंसुलिन अच्छा काम करेगा और ज़्यादा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगवाएगा। तो इन ड्रग्स को हम इंसुलिन सेंसिटाइज़र कहते हैं क्योंकि ये इंसुलिन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं ताकि इंसुलिन कम मिकदार में भी ज़्यादा काम कर पाए। इसमें आपके पास जो ड्रग हैं वो इंसुलिन बजाते खुद हैं। बिगुआनाइड्स हैं, बिगुआनाइड्स ग्रुप है जिसमें मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन आते हैं। और थायाजोलिडीन डायोन्स हैं, इसमें वो ड्रग्स आते हैं जिनके नाम में ग्लिटाजोन आता है, जैसे रोसीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन वगैरह वगैरह। तो ये तीन आपके सेंसिटाइज़र हैं। तो आपके पास इंसुलिन सेंसिटाइज़र हो गए जो इंसुलिन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं ताकि इंसुलिन अच्छा काम कर सके। इंसुलिन सिक्रीटोगाग हैं जो कि इंसुलिन की मिकदार को ज़्यादा रिलीज़ करवाते हैं ताकि ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो तो ज़्यादा काम हो सके। तीसरे नंबर पे आपके पास जो ड्रग्स हैं वो हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। यहाँ पे आओ, जीआईटी में हमने पढ़ा था ना कि हम जो खुराक खाते हैं उसमें होती है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, और एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो आपने इसको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना है, यानी ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज इनमें कन्वर्ट करना है क्योंकि ये अब्जॉर्ब हो सकते हैं। उसके लिए एंजाइम यूज़ होता है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। तो अगर आप किसी बंदे को ऐसा ड्रग दे दो जो इस अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट कर दे, यानी अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर या एंटी अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो इस एंजाइम को बंद कर दे, तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएंगे तो ये तो रिया अब्जॉर्ब हो नहीं सकता जीआईटी से। तो आपने जो खुराक खाई थी उसके अंदर जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था वो अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा तो ब्लड में नहीं आ सकेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज नहीं बढ़ेगी। तो एक ये कैटेगरी है ड्रग्स की जो कि जिनका नाम है एंटी अल्फा ग्लूकोसाइडोज। इसमें आपके पास आते हैं एकार्बोज और मिग्लिटाल। इनका काम क्या है? डिक्रीज या स्लो द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पेप्टाइड एनालॉग्स हैं जिनको हम इंक्रेटिन माइमेटिक्स और एमाइलिन एनालॉग कहते हैं। ये आपके, इनका भी काम यही होता है कि ये, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। तो ये आपके पास ड्रग्स हैं। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नीचे ये छोड़ो, ग्लाइकोस्यूरिक ड्रग्स। ये वो ड्रग्स हैं जो किडनी पे जाके काम करती है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गई थी ना,
ब्लड में। अब यही ब्लड वेसल कहाँ जा रहा है, किडनी के पास जा रहा है ना। तो लेट सपोज ये एक ब्रांच इसकी लेट सपोज किडनी के पास आई है, तो ये एफरेंट मतलब ये ब्रांचेस में डिवाइड होते 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 ये लेट सपोज नेफ्रॉन है यहाँ पे, इस तरह है ना, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी। तो ये जो ग्लूकोज ब्लड में आ रही है, ये जब किडनी के ग्लोमेरुलस में पहुंचती है, नेफ्रॉन में पहुंचती है, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में पहुंचती है, तो ग्लोमेरुलस से ये फिल्टर हो जाती हैं ये ग्लूकोज, और ये ट्यूब्यूल में आती हैं। ये ग्लूकोज इस ट्यूब्यूल से दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं इनटू ब्लड। इसके लिए जो ट्रांसपोर्टर यूज होते हैं, ये भी आपके पास कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो ये किडनी के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सोडियम SGLT2, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये सोडियम और ग्लूकोज को पकड़ते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, दोबारा ब्लड में ले आते हैं। अगर हम इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर दें ऐसी ड्रग देके, SGLT2 इनहिबिटर देके, तो ये ग्लूकोज जो फिल्टर हुआ है ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, और ये कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा यूरिन में और बॉडी से निकल जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो ये ड्रग भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनको हम ग्लाइकोसियोरिक ड्रग कहते हैं, यानी जो ग्लूकोज को यूरिन के अंदर बहा दे, ग्लाइकोसियोरिक। तो ये आपके पास SGLT2 इनहिबिटर्स हो गए, ग्लाइकोसियोरिक ड्रग्स। दे ब्लॉक द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब सबसे पहले हम आते हैं इंसुलिन की तरफ। और हमने डायबिटीज़ की टाइप्स पढ़ ली कि टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 अर्ली आनसेट बच्चों में होता है, टाइप 2 लेटर आनसेट एडल्ट में होता है। टाइप 1 में बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता, क्योंकि पेनक्रियास के बीटा सेल उड़ गए, लॉस हो गए। तो इस बंदे को अब इंसुलिन लगानी पड़ेगी, एब्सोल्यूट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। इसलिए इसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, यानी IDDM। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसमें दवाइयों से और डाइट कंट्रोल करने से काम चल जाता है। अगर ना चले फिर आखिर में हम इंसुलिन शुरू करवाते हैं, लेकिन इनिशियली काम चल जाता है। टाइप 1 में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसको कहते हैं कीटो एसिडोसिस, जबकि टाइप 2 में कीटो एसिडोसिस नहीं होती। कीटो एसिडोसिस क्या है हम आगे जाके बात करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 में ये फ़र्क हो गया। टाइप 1 में कीटो एसिडोसिस प्रोन, यानी इन लोगों को कीटो एसिडोसिस हो सकती है, टाइप 2 में नहीं होती। अब इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज़ में तो है ही है इस्तेमाल इसका। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हो अगर दवाइयों से, ओरल एंटी डायबिटिक से काम नहीं चल रहा तो। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इनफैक्ट अगर बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस हैं फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़, तो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसमें तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो आपने बाहर से इंसुलिन लेनी है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इंसुलिन हो गई। प्रेगनेंसी डायबिटीज़ मेलाइटिस, प्रेगनेंसी में एक पेशेंट को शुगर नहीं था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको डायबिटीज़ हो गई, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो उसमें भी आप इंसुलिन देते हो। बाकी ड्रग्स में सिर्फ मेटफॉर्मिन यूज़ कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। बाकी ड्रग्स जो हैं वो टेराटोजेनिक है, बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए हम प्रेगनेंसी में हम इंसुलिन देते हैं। डीके में आपके पास डीके कॉम्प्लिकेशन है ना, टाइप 1 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा ये। तो अगर किसी पेशेंट को कीटो एसिडोसिस हो जाए, उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस आपके पास क्या है, इंसुलिन है। अच्छा, इंसुलिन की हमारे पास जो हैं वो 3 मेन कैटेगरीज में हमने इसको किया हुआ है। एक हमारे पास है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, दूसरे नंबर पे है हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, तीसरे नंबर पे है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, चौथे नंबर पे है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन।
जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है इसको आप लैग से याद रखें, LAG। L से हो गया लिस्प्रो, A से हो गया एस्पार्ट और G से हो गया ग्लूसिलीन। तो ये आपके पास रैपिड एक्टिंग है, बस सिर्फ ये याद रखो, ठीक है। रैपिड एक्टिंग को LAG से याद रखो। शॉर्ट एक्टिंग में आपके पास कौन सा आता है? शॉर्ट एक्टिंग में जो इंसुलिन आता है वो है रेगुलर इंसुलिन, और ये एक नॉर्मल इंसुलिन की तरह है, और ये इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस हैं इन द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ऊपर हमने पढ़ा ना कि अगर किसी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर DKA हो जाए, कीटोएसिडोसिस यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाए, तो उसमें भी जो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस हैं वो है इंसुलिन। और कौन सा इंसुलिन? रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन कौन सा इंसुलिन है? शॉर्ट एक्टिंग है या रैपिड एक्टिंग है? शॉर्ट एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की मिसाल आपके पास रेगुलर इंसुलिन है, और ये IV आप देते हो इंट्रावेनस, और ये DKA के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग है, उसमें NPH आता है, बस सिर्फ ये याद रखो। NPH इज़ ए टाइप ऑफ इंसुलिन विच इज़ इन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग में आपके पास दो हैं, एक है ग्लार्जिन। ग्लार्जिन में LARG है ना, लार्ज, तो इस लार्ज से लॉन्ग याद रखो। ग्लार्जिन इज़ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और डेटेमेर ये भी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। इनका फ़ायदा ये है कि ये 24 घंटे तक काम करती हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग है। तो ये आपके पास रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग ये हो गया। थोड़ा सा इनमें अगर वो मैं करूं थोड़ी सी 1-2 बातें, जो लिस्प्रो था ये कौन सा था? ये शॉर्ट एक्टिंग रैपिड एक्टिंग था ना, LAG, लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूसिलीन, ये रैपिड एक्टिंग थे, तो ये लिस्प्रो हो गया। इसका ऑनसेट 0.3 से 0.5 आवर यानी 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक ये काम शुरू करता है। ये याद नहीं रखना आपने, ठीक है। पीक इफेक्ट इसका 1 से 2 घंटों तक होता है। टोटल ड्यूरेशन इसका 3 से 4 घंटों के लिए ये काम करता है। इसके बाद रेगुलर आता है जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। ये 50 मिनट से 1 घंटे के लिए काम करता है। 2 से 4 घंटों तक इसका ये होता है। पीक इसका भी 5 से 7 घंटों के लिए। ग्लार्जिन आता है, ग्लार्जिन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। इसका ऑनसेट 1 आवर है, ठीक है, और पीक इसका कोई नहीं है। यानी बाकी इंसुलिन ये आपने दिए और ये पीक कर जाते हैं इनकी मिकदार। जो यानी इस तरह अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, ये आपका लेट सपोज दिन है ना, ये सुबह है, ये शाम है। तो अगर सुबह आपने किसी बंदे को ग्लार्जिन दिया तो ग्लार्जिन इस तरह और इस तरह वो मतलब पीक पे नहीं जाता। बाकी जो है लिस्प्रो और एस्पार्ट वगैरह वो इस तरह पीक पे चले जाते हैं, उनकी एक पीक होती है। ग्लार्जिन की पीक नहीं होती। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है इनकी पीक नहीं होती। तो ग्लार्जिन जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, इसकी पीक नहीं होती, इसलिए इसमें कम रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। अगर आप किसी बंदे को इंसुलिन दे रहे हो, इंसुलिन का काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करना, तो अगर आपने ज़्यादा इंसुलिन दे दी तो वो ज़्यादा कम हो जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज हाई से नॉर्मल में आने की बजाय नॉर्मल से भी नीचे चला जाएगा, यानी हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। लेकिन ये रिस्क बाकी इंसुलिनों में तो हैं लेकिन ग्लार्जिन में नहीं है। ये MCQs में आता है। इसमें बहुत थोड़ा रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, जबकि बाकियों में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है, ठीक है। क्यों इनमें कम है रिस्क हाइपोग्लाइसीमिया? क्योंकि इनकी कोई पीक नहीं होती, बस ये एक स्टडी लेवल पे रहते हैं ब्लड में। ये हो गया आपके पास इंसुलिन की टाइप्स और इसकी वो। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होगा? पेशेंट आपके पास आएगा, टाइप 1 डायबिटिक होगा और वो कुसमाल ब्रीथिंग कर रहा होगा। कुसमाल ब्रीथिंग किसे कहते हैं? डीप और रैपिड ब्रीथिंग, ये कुसमाल ब्रीथिंग है। ये क्यों करता है ये पेशेंट? क्योंकि ये बंदा एसिडोसिस में है ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DKA, तो ये बॉडी के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो इसको वॉश आउट करने के लिए बॉडी जो है वो डीप ब्रीथिंग रहती है जल्दी जल्दी, ताकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को किक आउट किया जा सके जो कि एसिडिक है, तो कि बॉडी से ज़्यादा एसिड को निकाला जाए ताकि एसिडिटी यानी कीटोएसिडोसिस कंट्रोल हो जाए। तो बॉडी का ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि कुसमाल ब्रीथिंग होगी इन लोगों में। बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज तो अपने साथ जब किडनी में फ़िल्टर होता है तो वो अपने साथ वाटर को खींचता है,
तो जब ज़्यादा ग्लूकोज होगी, जितना किडनी रीअब्जॉर्ब कर सकता है उतना तो रीअब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन बाकी जो रीअब्जॉर्ब नहीं हुई वो नीचे आएगी यूरिन में और अपने से तो वाटर को लेके आएगी, तो यूरिन ज़्यादा आएगा, पॉलीयूरिया। यूरिन ज़्यादा आएगा तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी, तो इस बंदे को प्यास ज़्यादा लगेगी, तो ये ज़्यादा पानी पिएगा, यानी पॉलीडिप्सिया। इसके अलावा एब्डामिनल पेन होगी इस पेशेंट को। तो टाइप 1 डायबिटिक अगर आए कुछ स्मॉल ब्रीथिंग के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ, एब्डामिन में पेन है, पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया है, डिहाइड्रेटेड है और फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर है, यानी उसकी सांस से फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर आ रही है। ये इसलिए होती है क्योंकि सांस के साथ जो कीटोन बॉडीज है ना वो भी रिलीज़ हो रही होती हैं, तो एसीटोन एक कीटोन बॉडी है, वो फिर फ्रूटी ब्रेथ देती हैं। इसकी बू जो है और सांस की बू जो है वो फ्रूटी ब्रेथ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हो, इसका मतलब इस पेशेंट को डीके हो गया है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? रेगुलर इंसुलिन, ये IV देनी है आपने, साथ में आपने फ्लूइड भी देने, क्योंकि डिहाइड्रेटेड है ना। डिहाइड्रेटेड क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा था, जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज फिल्टर हुआ, सारा रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ किडनी में, तो ये नीचे चला गया, अपने से तो वाटर को ले गया, तो ज़्यादा पेशाब इसने किया, ज़्यादा यूरिन, तो ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई, डिहाइड्रेटेड हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट भी आपने रिप्लेस करने हैं। बहरहाल ये आपके पास हो गई इंसुलिन की टाइप्स। अब हम आते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक की तरफ, यानी जो आप मेडिसिन लेते हो उसमें आपके पास एक ग्रुप था सल्फोनाइल यूरिएज। सल्फोनाइल यूरिएज को समझने के लिए यूँ समझो, पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज़ होता था ना, पेनक्रियास के बीटा सेल से, तो यूँ समझो कि ये पेनक्रियास का बीटा सेल है एक। तो इससे कैसे इंसुलिन रिलीज़ होता है? जब हम खुराक खाते हैं, खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती हैं, वो टूटती हैं इंटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, फिर अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। ये ग्लूकोज ब्लड के ज़रिए से पेनक्रियास के बीटा सेल तक पहुंचता है और अंदर इंटर हो जाता है। जैसे ही ग्लूकोज अंदर इंटर होता है तो ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है और इससे ATP रिलीज़ हो जाती हैं। ये ATP जब रिलीज़ हो जाती हैं तो ये ATP इसी पेनक्रियास के बीटा सेल के अंदर पोटाशियम चैनल होते हैं उसको क्लोज़ कर देती हैं। तो जब पोटाशियम चैनल क्लोज़ होता है तो इसी पेनक्रियास के बीटा सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाती हैं, और वो जब डिपोलराइज होती हैं तो इसके नतीजे में कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल जब ओपन हो जाते हैं तो बाहर जो कैल्शियम पड़ा हुआ है वो सेल के अंदर आता है, और वो जब पेनक्रियास के बीटा सेल के अंदर कैल्शियम आता है बाहर से, तो पेनक्रियास के बीटा सेल में इंसुलिन के ये जो बैग पड़े हुए हैं, जैसे ही ये कैल्शियम अंदर आता है तो ये इंसुलिन के बैग को किक आउट कर देता है, और इस तरीके से इंसुलिन के बैग बाहर निकल जाते हैं और ब्लड में आ जाता है इंसुलिन। तो ये इसलिए तरीके से इंसुलिन, ये जो ड्रग्स हैं सल्फोनाइल यूरिएज, ये सिक्रीटोगाग्स यानी ये इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा करवाते हैं। कहाँ से? पेनक्रियास के बीटा सेल से। तो आपके पास जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स थी सिक्रीटोगाग, उसमें सल्फोनाइल यूरिएज थे और मेग्लिटिनाइड थी। मेग्लिटिनाइड की फिर दो वो हैं, रेपेग्लेनाइड, और ये आपके पास सल्फोनाइल यूरिएज वाला ग्रुप और मेग्लिटिनाइड वाला ग्रुप, ये दोनों क्या हैं? दोनों किस तरीके से काम करता है? दोनों इस पोटाशियम चैनल को बंद करते हैं। हमने पढ़ा ना कि अगर आप पेनक्रियास के बीटा सेल में जो पोटाशियम चैनल है उसको बंद कर दो तो इस पेनक्रियास के बीटा सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाएगा, और इसके नतीजे में कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा और अंदर जो इंसुलिन के ग्रेन्यूल पड़े हुए हैं उनको बाहर निकाल देगा। तो सल्फोनाइल यूरिएज और मेग्लिटिनाइड ये दोनों क्या हैं? पोटाशियम चैनल ब्लॉकर हैं। कहाँ पे? पेनक्रियास के बीटा सेल के मेम्ब्रेन में जो पोटाशियम चैनल है उनको बंद करते हैं, और वो जब बंद हो जाते हैं तो इंसुलिन रिलीज़ हो जाता है। मेग्लिटिनाइड और सल्फोनाइल यूरिएज। अब जो सल्फोनाइल यूरिएज हैं इसके दो जेनरेशन हैं, एक फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिएज होते हैं और एक सेकंड जनरेशन है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो आजकल यूज़ नहीं होती क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट थे। एसिटोहेक्सामाइड, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, नाम में इनके क्या आ रहा है? अमाइड। आखिर में क्या आ रहा है नाम में? अमाइड। तो ये आजकल यूज़ नहीं होते ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट्स, ड्यू टू ड्रग इंटरेक्शन। बहुत सारी दवाइयों के साथ ये लड़ती झगड़ती हैं, तो ये यूज़ नहीं होती। तो कौन सी यूज़ होती हैं? सेकंड जनरेशन यूज़ होती हैं। सेकंड जनरेशन में आपके पास ग्लिपिजाइड हैं, G से ग्लाइब्यूराइड है और G से ग्लिमिप्राइड है। तो ये तीन जो ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्यूराइड और ग्लिमिप्राइड है, ये सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिएज है।
अब जो ग्लिपिजाइड हैं इसमें Li है ना, तो इस Li से लीवर याद रखो कि अगर किसी बंदे को लीवर का मसला हो तो आपने ग्लिपिजाइड की डोज कम देनी है। और ग्लाइब्यूराइड में Ri है ना, तो इसे रीनल याद रखो, अगर किसी बंदे को रीनल डिसफंक्शन हो तो डोज कम देनी है उस बंदे को। ठीक है, तो ग्लिपिजाइड और ग्लाइब्यूराइड ये सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया ये आजकल यूज़ होती हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया ये पेपर में ज़रूर आता है। देखो हाइपोग्लाइसीमिया ये क्यों करवाएगी? ये इंसुलिन रिलीज़ करवाती है ना, तो अगर इन्होंने ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करवा दिया तो वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा काम कर देगा, यानी हाइपो में चला जाएगा बंदा, नॉर्मोग्लाइसीमिया की बजाय नीचे आ जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया में। तो बहुत मशहूर इसका साइड इफ़ेक्ट आता है पेपर में, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा वेट गेन ये क्यों करवाएगा? इंसुलिन रिलीज़ करवाता है ना, और इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है। अगर आप किसी बंदे को इंसुलिन लगाओ तो उसका वेट बढ़ेगा, ये एनाबोलिज्म करवाता है, ये आपकी बॉडी को बनाता है, तो इसलिए ये वेट गेन भी करवाएगा, वज़न ज़्यादा। तो वज़न ज़्यादा और हाइपोग्लाइसीमिया ये दो इसके साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास हो गए सल्फोनाइल यूरिएज और उसकी 2 जनरेशन्स। आते हैं हम मेटफॉर्मिन की तरफ। मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है? मेटफॉर्मिन के 2 हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। एक तो ये याद रखो, ड्रग ऑफ चॉइस है इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, पेपर में आता है इसलिए मैं ऊपर टाइप 2 लिख रहा हूँ। एक बंदा है और 40 साल का बंदा है और उसको नया डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पहला ड्रग जो आप शुरू करवाओगे वो क्या है? मेटफॉर्मिन। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या था? इंसुलिन। उसमें तो आपने इंसुलिन देनी, क्योंकि इंसुलिन उस बंदे में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। टाइप 2 में तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर ख़राब होते हैं, तो आप उन लोगों को मेटफॉर्मिन देते हो। मेटफॉर्मिन जाके क्या करता है? इंसुलिन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन के रिसेप्टर को ठीक करता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इंक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, इंक्रीज टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। टिश्यूज़ के पास, सेल के पास, जैसे मसल्स के टिश्यू हो गए, डायपोज टिश्यूज़ हो गए, बोन टिश्यूज़ हो गए, उनके पास जाता है और उनके सेल्स के ऊपर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाता है। उन्हें कहता है कि भाई प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा काम करो, थोड़ा अच्छा काम करो। तो जब इंसुलिन के रिसेप्टर अच्छा काम करेंगे तो इंसुलिन अच्छा काम करेगा और ग्लूकोज का जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। एक तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। दूसरा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो जो हमने पढ़ा था ना कि लीवर जो है वो फैटी एसिड और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाता है और फिर उनको ब्लड में भेजता है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। तो ये जो मेटफॉर्मिन है ये लीवर के अंदर यानी हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्लो कर देता है। तो लीवर नया ग्लूकोज नहीं बना सकेगा, उसको ब्लड में नहीं भेजेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगी नहीं। उधर से इंसुलिन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन अच्छा काम करेगा। दोनों का नेट इफेक्ट ये होगा कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई से नॉर्मल पे आ जाएगा, लो पे नहीं आता। ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता, ये यूग्लाइसीमिया का यानी ग्लूकोज को नॉर्मल पे ले आता है, हाई से नॉर्मल पे ले आता है, उसको फिर नॉर्मल से मज़ीद कम पे नहीं लेके जाता। तो हमें तो नॉर्मल चाहिए ना। जो हमने ऊपर ड्रग पढ़ी सल्फोनाइल यूरिएज, उसका नुकसान ये था कि वो हाइपो में लेके जाता था पेशेंट को और वो वेट गेन करवाता था। मेटफॉर्मिन का फ़ायदा ये है कि ये हाइपो में नहीं लेके जाता और ये वेट गेन नहीं करवाता। डज नॉट काज हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन। सही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट इसका है 2 आपने याद रखने हैं। एक जो सबसे कॉमन है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। पेशेंट आते हैं, मेटफॉर्मिन हमने शुरू की हुई हैं, अब तो हमारे मैदे में जलन हो रही है, हमारे पेट में गैस है, हम जो है पेट हमें सही महसूस नहीं हो रहा, यानी GIT के मसले, ये मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसका। दूसरा साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है? लैक्टिक एसिडोसिस। ये ख़ासकर वो लोग जिनको किडनी के मसले हों
उनको अगर आप मेटफॉर्मिन दोगे जिसको रीनल इशू हो, तो उनमें लैक्टिक एसिडोसिस का चांस और भी ज़्यादा हो जाता है। अब ये लैक्टिक एसिडोसिस क्यों करवाता, कैसे करवाता है? देखो, आपकी बॉडी के अंदर लेट सपोज ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है बहुत सारे रिएक्शंस की मदद से, जिसको हम ग्लाइकालिसिस कहते हैं। ग्लाइकालिसिस की मदद से ग्लूकोज को आप पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते हो। फिर पायरुवेट जो है, इसको पायरुवेट ऑक्सिलो एसीटेट, इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो क्या करता है, पायरुवेट को पायरुवेट ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, मेटफॉर्मिन आता है और वो इस पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को बंद कर देता है। तो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो पायरुवेट जमा हो जाएगा, और ये पायरुवेट जब जमा होगा तो ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लैक्टिक एसिड, और बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। तो मेटफॉर्मिन का एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि मेटफॉर्मिन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को बंद करता है, जिसकी वजह से पायरुवेट कन्वर्ट नहीं हो सकता आगे पायरुवेट ऑक्सिलो एसीटेट में। तो ये कहाँ कन्वर्ट होता है, पायरुवेट कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती हैं। ये दो इसके मेन साइड इफ़ेक्ट हैं, लैक्टिक एसिडोसिस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। एक और जो है वो B12 डिफिशियंसी भी है। विटामिन B12 आपके इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होता है ना, और इसका साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। जब कोई बंदा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस इसको हर वक्त होगी तो विटामिन B12 ऑब्जर्व नहीं हो सकेगा और B12 की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये 3 इसके साइड इफ़ेक्ट याद रखने। मेटफॉर्मिन का हमने साइड इफ़ेक्ट पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये वेट गेन नहीं करवाता, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाता। क्या करवाता है, ये यूग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज को नॉर्मल पे लेके आता है। साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं, लैक्टिक एसिडोसिस, B12 डिफिशियंसी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। इसके बाद एक कार्बोज की तरफ आते हैं। ये वो ड्रग हैं जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। वो जो GIT का एंजाइम था जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता था। तो जब आप इस एंजाइम को बंद कर दो, ये जो हमने स्टार्ट में पढ़ा, किधर चला गया, ये GIT में अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम को बंद करने वाले जो ड्रग्स हैं वो यही हैं। अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम काम नहीं करेगा तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी जैसे ग्लूकोज नहीं बनेगी, तो ये बड़ा कार्बोहाइड्रेट तो ऑब्जर्व नहीं हो सकता, तो ये इधर GIT में ही रहेगा और नीचे फीसेस के साथ जाएगा। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, ये जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा नहीं और ऑब्जर्व नहीं होगा इंटेस्टाइन से और इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा तो बैक्टीरिया इसको खाएंगे और बैक्टीरिया फिर गैस बनाएंगे। तो इसलिए इन लोगों को फ्लैचुलेंस होगी, इन्हें पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगी इन लोगों की। किनकी, जिनको आप अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स दे रहे हो। वो कौन है, ये कार्बोज और मिग्लिटॉल। ये क्या है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट कर देते हैं। बस ये सिर्फ याद रखो, इसमें बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो याद ना, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये याद रखो, क्योंकि इस तरह फिर बहुत सारी चीज़ें फिर ये चीज़ें याद नहीं हो। आपको इसका मैकेनिज्म आ गया, आप उसका साइड इफेक्ट आना चाहिए। वो क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, क्या फ्लैचुलेंस यानी बहुत ज़्यादा गैस, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस होगी, एंड डायरिया। ठीक है, ये दो इसके साइड इफ़ेक्ट। इसके बाद आते हैं थायाजोलिडीन डायोन की तरफ। ये ग्रुप का नाम है और इस ग्रुप में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, वो ड्रग्स आते हैं जिनके नाम में आता है जोन, पायोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन। नाम में क्या आ रहा है, ग्लिटाजोन। तो ग्लिटाजोन ड्रग जो है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, थायाजोलिडीन डायोन। तो अगर आप देखो ना, सब में जो तो सब में है, तो मैं इस तरह याद करता था कि अच्छा ये ग्रुप है। इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि ये 4 तरीक़ों से काम करता है। ये जाता है और ये पेपर गामा रिसेप्टर्स होते हैं। पेपर गामा रिसेप्टर के पास जाता है। आपने एक बंदे को थायाजोलिडीन डायोन ड्रग दी,
इस ग्रुप का एक मेंबर दिया, या रोसिग्लूटाजोन दिया या पायोग्लूटाजोन दिया, वो जाएगा सेल्स में और सेल्स में पेपर गामा रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। जब पेपर गामा रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा तो उसी सेल में की मेम्ब्रेन पे इंसुलिन के रिसेप्टर की तादाद भी बढ़ जाएगी और इंसुलिन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। ना अब रिसेप्टर की तादाद भी बढ़ गई है और रिसेप्टर काम भी अच्छा करेंगे। कौन से रिसेप्टर? इंसुलिन के रिसेप्टर दिए। ये यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं जिस पे इंसुलिन ने एक्ट करना है। जब आप किसी बंदे को थायाजोलिडीन डायोन दोगे तो वो आएंगे, इस सेल में घुसेंगे, डीएनए के पास जाएंगे और पेपर गामा रिसेप्टर को जो है उसको एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी बढ़ जाएंगे और इंसुलिन के रिसेप्टर की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा इंसुलिन बाइंड होगा, ज़्यादा इंसुलिन बाइंड होगा तो इंसुलिन डीएनए के पास आके ज़्यादा इसको कहेगा कि क्या करो कि ऊपर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाले चैनल बनाओ। तो ज़्यादा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट चैनल बनेंगे, ज़्यादा ग्लूकोज आएगा ब्लड से सेल्स में। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। एक तो ये हुआ ना कि ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स की तादाद भी बढ़ गई और इंसुलिन के रिसेप्टर की नंबर्स भी बढ़ गई। दो चीज़ें कम हो जाती हैं, ब्लड के अंदर ट्राइग्लाइसराइड का लेवल भी ये कम करता है और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो लीवर के अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती थी ना, उसको भी बंद करता है। एक और कौन सा ड्रग था जो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को बंद करता था? अभी हमने ऊपर पढ़ा, मेटफॉर्मिन पढ़ा ना। मेटफॉर्मिन भी हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज करता था। उसी तरह ये भी डिक्रीज करता है। जो थायाजोलिडीन डायोन ग्रुप है ना, ये भी ट्राइग्लाइसराइड को ब्लड में कम करेगा और हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी कम करेगा। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। मैंने इसको याद आसान करने के लिए इस तरह किया था कि दो चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर और इंसुलिन की रिसेप्टर की सेंसिटिविटी और उनकी तादाद, और दो चीज़ें ब्लड में दो चीज़ें कम हो जाती है, एक ब्लड में ट्राइग्लाइसराइड और दूसरा हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट आपने इसके याद करने हैं। एक तो ये है कि ये वेट गेन करवाता है और दूसरा एडीमा करवाता है। आप देखो ये कौन से लोगों को आप नहीं दे सकते? हार्ट फेलियर के पेशेंट को, जिनका ये पंप ख़राब है, हार्ट फेल है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो उनका हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर सकता, तो ब्लड पीछे जमा हो रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी इन लोगों को इतना एडीमा होता है, हाथ स्वेल होते हैं, फेस स्वेल होता है, पाँव स्वेल होते हैं, एडीमा होता है हार्ट फेलियर की वजह से। ऊपर से अगर आप ये थायोजोलिडीन डायोन भी दे दो जिनका साइड इफ़ेक्ट है एडीमा, तो एडीमा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम ये, दैट्स वाई वी डू नॉट यूज़ देम दीज ड्रग्स इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर CHF। क्यों? क्योंकि ये एडीमा करवाते हैं। और याद रखो, जब एडीमा होगा बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाएगा, तो उससे आपका वज़न भी बढ़ जाएगा ना। तो उससे याद रखो कि ये वेट गेन भी करवाते हैं और एडीमा भी करवाते हैं। एडीमा करवाते हैं और फिर जब एडीमा होगा तो वेट गेन भी होगा। तो ये इसके दो साइड इफ़ेक्ट है। और ये याद रखना है कि ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एडीमा करवाते हैं। तो ये आपके पास थायाजोलिडीन डायोन हो गए। नेक्स्ट ड्रग्स हमारे पास आते हैं, अच्छा, एजेंट्स इफेक्टिंग ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। अब देखो यहाँ पे हम ज़रा बात कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, जब हम खुराक खाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन से इनक्रेटिन रिलीज़ होती हैं और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 ये रिलीज़ होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये दो काम करते हैं। मैंने जैसे ही खाना शुरू करता हूँ, खाना जैसे ही अंदर जाता है, मेरे इंटेस्टाइन से इनक्रेटिन रिलीज़ हो जाता है और GLP-1 रिलीज़ हो जाता है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों दो काम करते हैं। एक तो ये जाते हैं और इंसुलिन रिलीज़ करवाते हैं पेनक्रियास से, दूसरा ये जाते हैं इंसुलिन पेनक्रियास के पास और पेनक्रियास से ग्लूकागॉन की रिलीज़ को कम करवाते हैं। इस तरह होगा ना। तो जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन का क्या काम है? ये ब्लड से ग्लूकोज को निकालता है और सेल्स में डालता है। तो ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड से निकल के सेल्स में चली गई है, तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगी और हमारा टारगेट पूरा हो गया।
ग्लूकागान का काम क्या होता है? ग्लूकागान का नॉर्मली काम ये होता है कि ये सेल्स से ग्लूकोज निकाल के ब्लड में डालता है, लेकिन इसने क्या किया, इंक्रेटिन और GLP-1 ने तो ग्लूकागान की मिकदार को कम कर दिया। तो ग्लूकागान जब कम रिलीज होगा तो इससे भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो कम हो जाएगी। तो इंसुलिन के ज़्यादा रिलीज होने की वजह से और ग्लूकागान, ये दोनों अपोजिट इफेक्ट होते हैं इंसुलिन के और ग्लूकागान के। तो जब इंसुलिन ज़्यादा होगा और ग्लूकागान कम होगा तो दोनों का काम सेम होगा, और ये है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का। नॉर्मली इंसुलिन ज़्यादा हो तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है, कम, और ग्लूकागान अगर ज़्यादा हो तो ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रेटिन और GLP-1 ने इंसुलिन को तो बढ़ा दिया जिससे ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो गई, इस ग्लूकागान को कम कर दिया है। तो जब ग्लूकागान कम हो जाएगी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी कम हो जाएगी। तो दोनों का असर ये होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो। नॉर्मली इस तरह होता है, नॉर्मल इंसान में इस तरीके से हमारी बॉडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। अब एक बंदा है उसको डायबिटीज़ हो गई है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम इनका भी, हमारे जिस्म के अंदर जो इंक्रेटिन और GLP-1 पैदा होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, हम ज़रा इनसे भी फ़ायदा लें। तो नॉर्मली होता क्या है, जो इंक्रेटिन और GLP-1 हमारे इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हुए और पेनक्रियास के पास गए और इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ करवाया और ग्लूकागान कम की रिलीज़ को स्लो किया, तो थोड़ी देर बाद इनका असर ख़त्म हो जाता है और एक एंजाइम है जिसका नाम है DPP-4, वो इनको कन्वर्ट कर देता है इनटू इनएक्टिव GLP-1, यानी नाकारा कर देता है। इसके बाद फिर हम 6-7 घंटे बाद दोबारा खाना खाते हैं तो दोबारा इंक्रेटिन और GLP-1 रिलीज़ होता है, हो जाता है, इंसुलिन रिलीज़ करवाता है, ग्लूकागान की रिलीज़ को कम करता है। नतीजे में जो हमारी खुराक से जो ग्लूकोज ब्लड में गया हुआ होता है वो कम हो जाता है। जब इसका असर, दवाई का, इस इंक्रेटिन और GLP-1 का असर ख़त्म होता है तो DPP कैसे ख़त्म होता है, DPP-4 इनहिबिटर इनको इनएक्टिवेट कर देती है, अगले खाने में फिर ये रिलीज़ होता है, तो ये काम चलता है। तो हम चाहते हैं कि ये इंक्रेटिन और GLP-1 ये डीएक्टिवेट ना हो और ये हर वक्त काम करते रहें। तो इसके लिए हमें इस एंजाइम को बंद करना पड़ेगा, DPP-4 एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम ही इंक्रेटिन और GLP-1 को इनएक्टिवेट करता है। तो इस एंजाइम को हमें बंद करना पड़ेगा, DPP-4 को इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मेडिसिन हैं, DPP-4 इनहिबिटर्स, उनके नाम में आता है ग्लिप्टिन, से सीटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, ये जो ग्रुप है ना ग्लिप्टिन्स का, ये हैं DPP-4 इनहिबिटर्स। तो ये इस तरीके से काम करते हैं और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। तो ये हैं, ये आपके पास हो गए। आखिरी तो मैंने पढ़ाया है SGLT2 इनहिबिटर्स, वो जो किडनी में काम करते थे। ये यहाँ पे जो काम करते थे, ये देख रहे हो, जो सोडियम और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर था उसको इनहिबिट करते। ये ट्रांसपोर्टर जब इनहिबिट हो जाएगा तो ग्लूकोज जो फिल्टर हुई हैं नेफ्रॉन में, वो रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं आएगी, तो किधर जाएगी, नीचे यूरिन में जाएगी, तो ग्लाइकोसियूरिया होगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो, लेकिन इनका साइड इफेक्ट है, और वो क्या है, देखो, जब ऊपर से ग्लूकोज नीचे आएगी, लेट सपोज ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, तो ब्लैडर में यूरिन आएगा ना, तो इस यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज भी होगा। तो अगर खुदा न ख्वास्ता यहाँ पे कोई बैक्टीरिया हुआ तो बैक्टीरिया को तो ग्लूकोज मिल जाएगा और वो बैक्टीरिया मजबूत हो जाएंगे और वो यहाँ पे इन्फेक्शंस करवा देंगे, UTI। तो ये UTIs जो हैं ये करवाते हैं, ये इनका साइड इफ़ेक्ट है, किनका, SGLT2 इनहिबिटर का, क्योंकि नीचे ग्लूकोज जाती है, फिर ग्लूकोज तो बैक्टीरिया की खुराक है। बहरहाल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, वहाँ पे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो था उसको इसने इनहिबिट कर दिया। ये जो ड्रग्स हैं और इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है, UTI, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ UTI, ठीक है, ये इनका साइड इफ़ेक्ट है। और ये वेट लॉस भी करवाते हैं, तो ये इनका फ़ायदा है। बंदा है उसका वज़न ज़्यादा है, तो SGLT2 इनहिबिटर जो है ये वेट लॉस करवाते हैं। तो ये वाइड ड्रग्स हैं जो कि वेट लॉस करवाते हैं, एंटी डायबिटिक। और वेट गेन कौन करवाते थे, सल्फोनाइल यूरिएज, जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे, ये वेट लॉस करवाते हैं SGLT2 इनहिबिटर। ये जो ड्रग्स हैं SGLT2 इनहिबिटर, इनके नाम में आता है फ्लो,
जैसे केनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, तो इनके नाम में फ्लो आता है। तो आपको ये इस तरह याद होंगे कि ये ग्लूकोज को नीचे फ्लो करते हैं इनटू यूरिन, तो इससे याद होंगे कि ये इनका साइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये आपके पास एंटी डायबिटिक ड्रग्स थे।